जाएंगे, तो फिर वो ऑनलाइन वालों की रिपोर्ट हो जाती है। और आपका ये हो रहा है क्या? थोड़ा सा मैं अभी कोशिश करता हूँ, अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं बस नहीं हो तो कल सबसे पहले मैंने सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस किया तुम लोगों से। सिलेबस में एज सच मैंने ये बताया कि कोई ऐसा डिफाइंड सिलेबस नहीं है। जब मैं नोटिफिकेशन देखता हूँ तो प्रीलियम्स उसमें सिर्फ जनरल साइंस लिखा हुआ था। मैंने तुम्हें बताया जनरल साइंस होने का मतलब ये है कि डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं साइंस के और उसके क्या एप्लीकेशन है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर मैंने ये बताया कि जब मैं मेंस में देखता हूँ मेंस में क्या सिलेबस गिवन है, तो उसमें कुछ बताया है उन्होंने कि अवेयरनेस होनी चाहिए आपको स्पेस के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। लिमिटेड सिलेबस में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है। फिर बात आती है कि जब कुछ सिलेबस में डिफाइंड नहीं है तो फिर इसको कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है तुम्हें एक टीचर की जरूरत पड़ेगी जो मैं इसके अलावा तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। करंट के लिए न्यूज़पेपर आप द हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, राइट। पर रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है इसके लिए, और साइंस एंड टेक का सेक्शन तो जरूर पढ़ना है। इसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर कुछ बुक के बारे में बात करूं, मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा क्लास 8, 9 एंड 10 की तुम एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो। वो भी जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है, जिसके पास साइंस नहीं थी 11th में, वो चाहे तो 8, 9, 10 की एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, राइट। अगर जो इंजीनियर्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो चाहे तो वो भी छोड़ सकते हैं, बस सकते उसमें तुम्हें वो पढ़ना जरूरी है जो बायो का सेक्शन है या लाइफ साइंस का पोर्शन है, वो तुम्हें पढ़ना जरूरी रहेगा। ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया कि अब देख एनसीईआरटी से क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा ना, पढ़ लो, क्योंकि उसको पढ़ने से तुम्हें हेल्प मिलेगी आगे पढ़ने के लिए, राइट। बस उसके लिए अगर तुम पूछो कि बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था तुम्हें कि प्रीलियम्स में अराउंड 15 क्वेश्चन, 12 to 15 क्वेश्चन हर साल साइंस एंड टेक्स से पूछते हैं। और ये भी बताया कि जब कट ऑफ तुम्हारा 80, 90 और समथिंग इतना रहता है, तो अगर 15 क्वेश्चन में से मैंने बताया ना कि अगर न्यूज़पेपर के साथ कंसिस्टेंट हो तो 15 में से 13 क्वेश्चन किए जा सकते हैं इजिली। तो एक दो क्वेश्चन हमेशा डाइस ही रहते हैं, उसको उस चीज को छोड़ दो। ठीक है। तो मेंस में मैंने बताया कि मेंस में तुम्हारे 3 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तुम्हारे साइंस एंड टेक से आएंगे। कुछ क्वेश्चंस ओवरलैप हो जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स से मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स से क्या था कि क्रिप्टो करेंसी के सोसाइटल इम्पैक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मैं उसको साइंस टेक में भी अगर काउंट कर लेता हूँ ज्यादा हो जाए मेंस की ये चीजें हुई। फिर मैंने बताया था कि सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि व्हाट इज द एटम। एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू योर मास नंबर। फिर मैंने तुम्हें बताया कि एक चीज होती है रेडियो एक्टिविटी, और वो भी तुम्हें बताया कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे होते हैं, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बंधे होते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कम डिस्टेंस में इफेक्टिव होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ता चला जाएगा। न्यूक्लियस का साइज बढ़ता चला जाएगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव नहीं रह जाएगा तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा तो अपने न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर फेंकेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ज्यादा है। ओके, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है वो, और हमेशा चलता रहता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमेशा रेडिएशन क्या करते हैं, एमिट करते रहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब ये नेचुरल प्रोसेस को हटा के मैंने क्या किया है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और मैंने उसमें एक न्यूट्रॉन से पेनिट्रेट करा दिया। उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और अपने आप को अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाने के लिए अपने न्यूक्लियस को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। और इसमें सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया था कि यूरेनियम 235 क्या करता है, फिशन रिएक्शन। यूरेनियम के मैंने बताया था आइसोटोप बताया। आइसोटोप होने का मतलब है ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। फिर मैंने बताया यूरेनियम के 3 आइसोटोप हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम 235,
यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 233, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। उसमें ये भी बताया यूरेनियम 235 फिसाइल है एंड यूरेनियम 238 फर्टाइल है। व्हाट इज द फर्टाइल? फर्टाइल मींस कि यूरेनियम 238 को जब तुम न्यूट्रॉन से पेनिट्रेट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूरेनियम प्लूटोनियम 239 में। प्लूटोनियम 239 इज फिसाइल। ठीक है, ये चीज भी हो गई। इसके बाद मैंने बताया कि जब एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम 235 को तुम पेनिट्रेट करा रहे हो तो एक जगह एक न्यूट्रॉन से कितने निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन और साथ में 2 स्मॉलर न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर ये 3 न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो 3 से क्या होंगे? 9 हो जाएंगे, 9 से 27 एंड सो ऑन 81। यानी ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हुआ, वही बेसिस है किसका? तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब का। जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं अर्थ में वो सारे के सारे किससे बनते हैं? इसी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से। 1 से 3, 3 से 9, तेजी से कम टाइम में ढेर सारे न्यूट्रॉन आएंगे सिस्टम में और वो क्या करेंगे? एक्सप्लोजन करेंगे। मतलब पेनिट्रेट करेंगे तो एक्सप्लोजन होगा, कम टाइम में ढेर सारी एनर्जी निकल कर आएगी। दिस इज व्हाट न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर मैं 3 में से 2 को क्या करूं? किसी तरह से कंट्रोल कर लूं, एक न्यूट्रॉन से एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन से एक न्यूट्रॉन, दिस इज व्हाट कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल रॉड। एंड कंट्रोल रॉड्स की हेल्प से जब भी यूनिफॉर्म तरीके से हमें एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को या उस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में और न्यूक्लियर रिएक्टर में। इंडिया में मैंने डिस्कस किया था कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे तारापुर है, रावतभाटा है, कैगा है, ठीक है, नरौला है। इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से। ठीक है, इतनी बात करिए। उसके बाद मैंने बताया कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट होना। व्हाट इज द न्यूक्लियर एनरिचमेंट? यानी नेचुरल यूरेनियम है, उसमें 99.3% यूरेनियम 238 है और 0.7% क्या है? यूरेनियम 235। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यूरेनियम 235। तो उसका हम इनरिच्ड करते हैं। इनरिच्ड करने का मतलब है कि नेचुरल यूरेनियम को ही किसी तरीके से उसमें यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ाते हैं। उस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम जो मशीनरी यूज करते हैं और मशीन यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। वर्किंग कैसे की मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि सेंट्रीफ्यूज वर्क कैसे करता है। ठीक है, और ये भी बताया कि लो इनरिच्ड यूरेनियम होगा और हाई इनरिच्ड यूरेनियम होगा। लो इनरिच्ड यूरेनियम होने का मतलब लेस देन 20%, हाई होने का मतलब है ग्रेटर देन 20%। एंड उसमें भी अगर 90% से ज्यादा इनरिच्ड हो, 90% से ज्यादा इनरिच्ड कर दिया तुमने और यूरेनियम 235 का परसेंट 90% से ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे वेपन ग्रेड यूरेनियम। ठीक है, उसी का यूटिलाइज हम लोग करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। ये बात थी। फिर ब्रेक के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये भी बताया 45 में यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, 47 में यूएसएसआर के पास था, 52 में यूके के पास, 60 में फ्रांस के पास, 1964 में चाइना के पास। इन सब के पास न्यूक्लियर वेपन हो गया था। तो ये चाहते थे कि हमारी हेजेमनी बनी रहे। हमारी हेजेमनी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? जाहिर सी बात है कि वो एनपीटी लेकर आए। एनपीटी जो भी साइन करेगा, इस साइन होने के बाद वो ये बोलेगा कि मैं अब फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं करूंगा। ठीक, लोगों ने साइन किया क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ानी थी। ठीक है, ओके, चलते हैं। इंडिया ने साइन नहीं किया। रीजन क्या थे? मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि वर्टिकल प्रोलिफरेशन तो लेके जा रहे हैं बट हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को रोक दिया। इंडिया ने बोला कि ये जो तुम अपना डिसआर्मामेंट करने का जो बताया है तुमने, कितने टाइम में डिसआर्मामेंट करोगे? 5 साल में करोगे और 10 साल में करोगे? उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी। जब टाइमलाइन नहीं थी तो डिसआर्मामेंट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है हमने साइन नहीं किया। किन किन कंट्रीज ने एनपीटी साइन नहीं करी? इंडिया ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया एंड इजराइल ने नहीं किया। ठीक है, साउथ कोरिया ने किया बट 2003 में वो एनपीटी से हट गया। 2006 में अपना उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया सब लोग। हाँ, नॉर्थ कोरिया। मैं क्या बोल रहा था? ओके, ठीक है। इसके बाद एक नई कंट्री अभी बनी है, साउथ सुडान, बट उसका एनपीटी साइन करना और ना करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो नई कंट्री बनी हो, वैसे भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना देता। इस तरह से हम लोगों ने एनपीटी पढ़ा। ठीक है, एनपीटी के बाद हम लोगों ने पढ़ा एनर्जी। ठीक है, 1974 में
इंडिया ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा में उन्होंने बताया कि जो पीसफुल पर्पस एंड उसी के बाद एक डेस्परेट अटेम्प्ट था कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से एनपीटी ज्वाइन कर ले। एनपीटी, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया कभी ना कभी न्यूक्लियर वेपन बनाएगा ही, तो एनपीटी ज्वाइन करे, इसलिए उन्होंने एनएसजी बनाया। और एनएसजी में ज्वाइन करने का या एनएसजी को ज्वाइन करने का शर्त यही रखा कि आप पहले एनपीटी के मेंबर बनेंगे, तभी आप एनएसजी की मेंबरशिप ले सकते हैं। हम लोगों की कहानी यहाँ तक चली थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन और रह गया है, समझना पड़ेगा तुम्हें। वन मोर थिंग, किसी को सेफ गार्ड मैकेनिज्म और एडिशनल प्रोटोकॉल में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। सेफ गार्ड मैकेनिज्म वही है जिन्होंने भी एनपीटी ज्वाइन किया है, उस कंट्री में जो न्यूक्लियर साइट है या जहां पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर आईएईए के ऑफिसर्स 2 घंटे की नोटिस में पहुंच सकते हैं और आप उनको रोका नहीं जा सकता है। फिर 1991 के अराउंड इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने हिडन साइट्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी और यूरेनियम को इन्वेस्ट करने की कोशिश करी, और वो हिडन साइट का कोई प्लान नहीं था। तो इसके बाद 93 में 93+2 प्रोग्राम लेकर आया आईएटीए, जिसे हम लोग बोलते हैं एडिशनल प्रोटोकॉल। एडिशनल प्रोटोकॉल का मतलब सिर्फ डिक्लेयर्ड साइट नहीं, कोई भी ऐसी साइट जहां पर न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं या फिर आप इनरिचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आईएईए के ऑफिसर्स जा सकते हैं। ईरान के साथ प्रॉब्लम यही हुई नातांज में, राइट। आईएईए के ऑफिसर खड़े हुए तेहरान एयरपोर्ट में और उनको जाना था, क्योंकि एडिशनल प्रोटोकॉल, क्योंकि एनपीटी साइन किया हुआ ईरान में, एडिशनल प्रोटोकॉल साइन, तो उनको जाने से रोक दिया गया। ये वजह थी कि जिसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ। अब आगे चलते हैं यार। हाँ, इंडिया में 2 तरीके की रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है। एक पहला है BWR, 2 रिएक्टर है, तारापुर 1 एंड तारापुर। इंडिया में जो सबसे पहला रिएक्टर लगा वो लगा BWR। देख, रनिंग नोट्स जो भी चाहो बनाना चाहो बना सकते हो, बाकी एक एक चीज मैं तुमको कल से लिखवाऊंगा, आज की क्लास और नहीं, कल से मैं तुम लोगों को पूरा जितना भी लोग क्लासेस है वो सब कुछ लिखवाऊंगा। इंडिया में बेसिकली 2 तरीके के रिएक्टर्स पाए जाते हैं, या 2 तरीके की टेक्नोलॉजी है जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। एक है BWR, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ये इंडिया का पहला रिएक्टर था 1962 में। हमें कहाँ से मिला था? यूएसए से मिला था। कहाँ लगाया गया था? तारापुर 1 एंड 2। दूसरा जो टेक्नो, ये है रावण, ये है राजस्थान में। ये दूसरी टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर रिएक्टर की। कहां पर लगा है? रावत भाटा में पहला लगा था, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। 2 तरीके की टेक्नोलॉजी हमें पढ़नी है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ये हमें कहाँ से मिला था? रावत भाटा वाला कनाडा से मिला था। और ये मैं नाम क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। पहले टेक्नोलॉजी समझो, उसके बाद पूरी स्टोरी समझना। ऑडिबल हूँ मैं? समझ में आ रहा है सबको? कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो वॉइस में तो बोलना है प्लीज। सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। हाँ, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जान लो। इसमें मॉडरेटर का समझ तो कहा, मैंने मॉडरेटर बताया था न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करना। अगर न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन नहीं करोगे तो वो क्या करेगा? नहीं करेगा, तो बगल से निकल चला जाएगा।
राइट। और एक चीज और था, कंट्रोल रॉड सबको पता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर देना स्पीड होता है, ठीक है। एक चीज और थी कूलेंट। कूलेंट क्या करता था, हीट को, सिस्टम से हीट को हटाकर दूसरी जगह ले जाना, दिस इज व्हाट द कूलेंट। अगर सिस्टम से तुम हीट को नहीं हटाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज करता जाएगा एंड तुम्हारा कोर एरिया पूरा मेल्ट कर जाएगा। इसकी वजह से कूलेंट हम लोग यूज करते हैं। तो हमें दो चीजें याद रखना है, कूलेंट एंड मॉडरेटर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में कूलेंट भी और मॉडरेटर भी दोनों क्या यूज करते हैं, कुछ लाइट वाटर। वाटर, लाइट वाटर, ये भी लाइट वाटर। एंड पीएचडब्ल्यूआर में कूलेंट एंड मॉडरेटर दोनों हम लोग क्या यूज करते हैं, हैवी वाटर। बस इतना ही याद रखना है, बाकी चीजें आराम से सीखने हैं। याद रखो, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर मींस लाइट वाटर as a moderator, as a coolant, and PHWR, heavy water, as a moderator and as a coolant. Clear है? Okay. कर सकते हैं, ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं, बट इन दोनों में नहीं यूज किया जाता है। इनमें भी मॉडरेटर है, ग्रेफाइट भी है, अच्छा मॉडरेटर है इनफैक्ट, पर ये सबसे अच्छी मॉडरेटर है। आते हैं, तो कुछ आइडिया मैंने तुम्हें दिया था वीडियो का, ध्यान से सुनो। ये टू नोड, ये क्या है, कंट्रोल नोड्स, पता है, कल भी हम लोग बता चुके थे। यहीं पर क्या भरा हुआ है, लाइट वाटर भरा हुआ है। लाइट वाटर मीन्स ये जो पानी है H2O। ओके, न्यूट्रॉन्स जैसे ही मैंने इसको पेनिट्रेट कराया, जाहिर सी बात है फ्यूल रॉड से क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, 1 से 3, 3 से 9 एंड सो ऑन। बट यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कंट्रोल रॉड्स, यानी वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को चलने देगा, राइट। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की वजह से इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक। हीट प्रोड्यूस होगा तो वो वहां पर क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, ठीक है। पानी को हीट क्या करेगा, बॉयल करेगा। बॉयल करेगा तो क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। इस स्टीम को हम लोग यहीं पर प्रेशराइज कर लेते हैं, ठीक है। और ये स्टीम डायरेक्टली छोड़ा जाता है तो क्या किया जाता है, टरबाइन को रोटेट कराया जाता है। प्रॉब्लम एक है इसमें, प्रॉब्लम सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और ये जो वाटर है वो किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, फ्यूल के और यूरेनियम के। तो अगर रेडिएशन निकलता है तो ये वाटर में भी रेडिएशन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी जो स्टीम बनेगी उसमें भी क्या रहेगा, रेडिएशन रहेगा। और वो रेडिएशन कहां पर जाएगा, तुम्हारे टरबाइन तक। यानी जो टरबाइन जिस कमरे में रखा जाता है उसको भी कंक्रीट से, या फिर उसकी भी बहुत ज्यादा तुम्हें सुरक्षा करनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि ये जो वाटर है वो भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। क्यों है, क्योंकि ये फ्यूल के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। जैसे ही रेडिएशन निकलेगा तो वाटर भी क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। क्लियर है? दिस इज व्हाट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में याद रखना, जो मॉडरेटर है वो भी क्या है, लाइट वाटर है, और जो कूलेंट है वो भी क्या है, लाइट।
दूसरी चीज, फ्यूल जो यूज किया जाता है इसमें एनरिच्ड यूरेनियम यूज किया जाता है। चाहो तो लिख लो, PWR में जो फ्यूल होता है एनरिच्ड यूरेनियम यूज किया जाता है। ओके, थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। Order as a moderator, heavy water as a moderator। मैंने तुम्हें ये अगर मैं बोलूं, देख लाइट वाटर भी मॉडरेटर का काम करता है, हैवी वाटर भी क्या करता है, मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर वर्क कैसे करता है, ये सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स है लाइट वाटर के, न्यूट्रॉन क्या होगा, स्लो डाउन करना है, इससे टकराएगा हल्का सा स्लो होगा, फिर यहाँ जाएगा इससे टकराएगा हल्का सा स्लो होगा, यहाँ टकराएगा हल्का सा स्लो होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो बात की बात है, बसते ऐसे ऐसे टकरा के क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। यही मॉडरेटर का वर्क है। बट अगर मैं बोलूं कि हैवी वाटर बहुत अच्छा मॉडरेटर है और लाइट वाटर अच्छा मॉडरेटर नहीं है, वो उतना स्लो डाउन नहीं कर पाता है लाइट वाटर जितना हैवी वाटर मॉडरेटर को स्लो डाउन करता है। अगर मैं बोलूं कि मॉडरेटर की क्वालिटी अगर तुम देखोगे तो लाइट वाटर उतना अच्छा मॉडरेटर नहीं है, सबसे अच्छा मॉडरेटर कौन है, हैवी वाटर। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ध्यान से सुनो। BWR में मैं फ्यूल क्या ले रहा हूं, इनरिच्ड यूरेनियम। क्योंकि इसमें मॉडरेटर मुझे क्या लेना है, लाइट वाटर। लाइट वाटर अच्छा मॉडरेटर नहीं है, यानी जो अवेलेबल न्यूट्रॉन होने चाहिए चेन रिएक्शन को बढ़ाने के लिए वो उतने अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये मॉडरेटर अच्छा नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर ये मॉडरेटर अच्छे नहीं है, इसका काम क्या है, न्यूट्रॉन अवेलेबल कराना। कौन से न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन अवेलेबल कराना। जब तुम्हारे पास स्लो न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे तो मुझे फ्यूल कौन सा लेना पड़ेगा, इनरिच्ड लेना पड़ेगा। जितना इनरिच्ड होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल न्यूट्रॉन्स क्या है, कम है। तो अगर फ्यूल मेरा इनरिच्ड रहेगा तो चेन रिएक्शन यानी पेनिट्रेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। लाइट वाटर अच्छा मॉडरेटर नहीं है, इसकी वजह से अच्छा है, बट मैं कंपैरिजन में बता रहा हूं कि लाइट वाटर, ये हैवी वाटर ज्यादा अच्छा मॉडरेटर है, लाइट वाटर कम अच्छा मॉडरेटर है। जब कम अच्छा मॉडरेटर है तो जो स्लो न्यूट्रॉन या थर्मल न्यूट्रॉन मेरे को चाहिए वो उतने अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मॉडरेटर अच्छा नहीं। यानी मुझे इस चीज को श्योर करना पड़ेगा जितने भी अवेलेबल न्यूट्रॉन है वो 100% क्या करे, पेनिट्रेट करे, किसको, यूरेनियम 235 को। और अगर तुम नेचुरल यूरेनियम यहाँ पर ले रहे हो तो वो कितना रहेगा, 0.7%। यानी चांसेस कम होती चली जाएंगी, क्योंकि न्यूट्रॉन भी कम है और यूरेनियम 235 का परसेंटेज भी कम है, 0.7%। इस वजह से यहां पर मैं फ्यूल कौन सा लूंगा, इनरिच्ड यूरेनियम। नाउ यू गॉट इट कि BWR में हम लोग क्या लेते हैं, इनरिच्ड यूरेनियम। फ्यूल क्या ले रहे हैं, इनरिच्ड यूरेनियम। याद रखो, BWR मींस एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल है, मॉडरेटर क्या है, लाइट वाटर है, एंड कूलेंट भी क्या है, लाइट वाटर है। ओके, PHWR मॉडरेटर क्या है, हैवी वाटर, कूलेंट क्या है, हैवी वाटर। क्या फायदा है सर, फायदा यह है कि हैवी वाटर बहुत अच्छा मॉडरेटर है। अच्छा मॉडरेटर होने का मतलब है जो भी न्यूट्रॉन है उनको वो प्रॉपरली और इफेक्टिव तरीके से क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा, यानी थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा। न्यूट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ढेर सारे न्यूट्रॉन है जो पेनिट्रेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर यूरेनियम 235 का परसेंटेज 0.7 भी होगा तभी भी वो ढूंढ के उसको क्या कर लेंगे, पेनिट्रेट कर देंगे। यानी PHWR में फ्यूल जो यूज किया जाता है वो कौन सा है, नेचुरल यूरेनियम। व्हाट, नेचुरल
यूरेनियम। क्या समझ में आ रहा है? दो तरीके के टेक्नोलॉजी है हमारे पास, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर लाइट वाटर है एज अ मॉडरेटर, एज अ कूलेंट, एंड फ्यूल हमें लेना पड़ेगा इनरिच्ड यूरेनियम। एंड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में मॉडरेटर एंड कूलेंट दोनों है हैवी वाटर। इसी वजह से इसमें हम लोग ये क्या यूज कर सकते हैं, नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल। अब तुम लोग जो बताओ यार मेरे को, इंडिया के लिए क्या सही है, BWR और PHWR? इंडिया के लिए PHWR सही है, और इसके पीछे की कहानी इंटरेस्टिंग है। अभी के लिए इतना सुन लो, जब 22 रिएक्टर थे, 22 रिएक्टर में से 20 रिएक्टर कौन से थे, PHWR। और सिर्फ इंडिया में 2 रिएक्टर BWR हैं, वो जो तारापुर 1 एंड तारापुर 2, ये BWR थे। उसके बाद कभी BWR आए ही। रीजन बीइंग कि इंडिया के पास इनरिचमेंट फैसिलिटी नहीं थी, और इस पानी से हैवी वाटर निकालने की टेक्नोलॉजी तेरे पास थी। ठीक है, तो मेरे लिए आइडियल कंडीशन क्या हो गया, मैं नेचुरल यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाऊं, क्योंकि मुझे हैवी वाटर चाहिए, हैवी वाटर में कर सकता हूँ। नाउ यू गॉट इट ना। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा PHWR एक बार देखने की और जरूरत है। BWR आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। PHWR देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन तुम लोगों से पूछूंगा, तब PHWR तुम्हें समझ में आएगा कि इसका पीएच का क्या मतलब है, प्रेशराइज होने का क्या मतलब है। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं यार कि हम लोग प्रेशर कुकर में खाना क्यों बनाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, आई नो जल्दी बनता है। बिल्कुल साइंटिफिक पढ़ रहे हो, उसका रीजन बताओ प्लीज। वही बात, एनीवन? स्टीम प्रेशराइज। उससे क्या होगा? कोई चीज, कोई भी यहाँ पर ये समझता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैंने एक ये वर्ड बोला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि कोई भी लिक्विड, ठीक है, यूनिवर्सल है, कोई भी लिक्विड है, अगर तुम उसको प्रेशराइज करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, प्रेशर कुकर में। ध्यान से सुनो, देख नॉर्मल वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है इसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैंने किसी चीज से प्रेशराइज कर दिया, प्रेशराइज करने से इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, मेरे से 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक ये है 99 डिग्री का वाटर, या इसी को 100 डिग्री से समझ लो, 99 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर और 129 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉइल हो रहा है। 99 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ हीट होगी। अब मैंने उसको प्रेशराइज कर दिया, प्रेशराइज करने से बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 130 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पानी जो है वो 129 डिग्री सेंटीग्रेड में भी बॉइल नहीं हो रहा है। अब तुम बताओ हीट किसके पास ज्यादा होगी, इसके पास ज्यादा होगी कि 129 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर के पास ज्यादा होगी? खाना जल्दी कौन पकाएगा, 129 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। दिस इज द रीजन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 ही रहता तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी क्या वो वेपर बन के उड़ जाता, स्टीम बन के निकल जाता है ना। बट जब मैं 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बॉइलिंग पॉइंट लेके चला गया, पानी अभी भी क्या है, स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। 129 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी इतनी सारी हीट को लेकर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके रहेगा, तुम्हारी दाल और तुम्हारी सब्जी के। तो दाल और सब्जी जल्दी किसमें पकेगी, क्योंकि हम लोग जब भी किसी भी लिक्विड को प्रेशराइज करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ये बेसिक सी चीज? एनीवन जिसे ये प्रॉब्लम हो रही है समझने में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? खुद सोचो। अगर पानी
प्रेशराइज नहीं होता, ऐसे ही रखा रहता। 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वाटर तुम्हारे साथ है, या दाल के साथ है, सब्जी के साथ है। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो वाटर क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, दाल का साथ छोड़ देगा, वो वेपर बन के निकल गया, खाना देर से पकेगा। बट अगर तुमने उसको प्रेशराइज कर दिया 130, 129 डिग्री, 129 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो पानी अभी वेपर बना नहीं, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके रहेगा, दाल के, सब्जी के, और अपने साथ ज्यादा हीट है इसके पास, इसके कंपैरिजन में ज्यादा हीट है इसके पास, और ये कांटेक्ट में रहेगा, दाल को, सब्जी को ज्यादा जल्दी पका देगा। 130 में निकल गया वेपर। कि हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, जल्दी दाल गलती है। क्या समझ में आ रहा है सबको? ये मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें PHWR पढ़ना है। इस रिएक्टर ने इंडिया की किस्मत बदल दी है। नहीं, वो देखने नहीं देगा लोग आजकल। इसी से समझ में आएगा। आप हम ध्यान सुने, ये पूरा सेटअप है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट एक माइन्यूट सा चेंज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और इम्पोर्टेंट भी है। What? इसमें फिशन रिएक्शन होगा, मॉडरेटर अपना काम कर रहा है, कूलेंट क्या हो रहा है, इन ट्यूब्स में घूम रहा है, ठीक है। जो हीट जनरेट होगी, उस हीट को ये एक सेकेंडरी लूप में लेकर जाएगा। एक पानी डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता था, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में पानी डायरेक्ट कांटेक्ट में था, वो हीट होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता था। बट इस वाले केस में क्या होगा, ये हीट यहाँ पर जो जनरेट हुई, उस हीट को कूलेंट कहां पर लेकर जाएगा, एक सेकेंडरी कॉइल में। पानी जो हो रहा है वो किस में घूम रहा है, कॉइल में घूम रहा है। गर्म पानी जो घूम रहा है वो किस में घूम रहा है, क्लोज्ड कॉइल, उसके अंदर घूम रहा है। और ये एक सेपरेट चेंबर है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो ये जो कॉइल है डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके है, चेंबर से। यानी पानी यहां पर गर्म होगा, पानी यहां पर गर्म होगा तो वो जाकर क्या करेगा, आगे टरबाइन को रोटेट करेगा। इससे एक फायदा मिल गया मेरा, क्योंकि इस बार रेडियो एक्टिव जो वाटर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? यहां से, हाँ, अच्छा, देख यहां से जो वाटर गया वो किस में जा रहा है, कॉइल में। ये समथिंग लाइक अ पाइप, इन पाइप में घूम रहा है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि ये पाइप के अंदर घूम रहा है। ये पाइप गर्म हो जाएगा तो वो किसको, इसको हिट देगा, और ये डायरेक्टली क्या होगा, टरबाइन को रोटेट करेगा। पहला डिफरेंस तो ये है। आई होप समझ में आ रहा है क्या, तुम्हें वहां से दिख पा रहा है? पहला डिफरेंस तो ये है। एक डिफरेंस और है, यहाँ पर जो वाटर रखा जाता है उसको प्रेशराइज्ड किया जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, PHWR। हैवी वाटर जो भी है उसको प्रेशराइज्ड किया जाता है। क्यों प्रेशराइज्ड किया जाता है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा।
और वाटर क्या हो जाता है, बॉइल करने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो स्टीम ज्यादा हीट को नहीं ले जा सकता, वाटर क्या होता है ज्यादा हीट को ले जा सकता है। मैं चाहता हूं यहां पर जो भी वाटर है वो वाटर ही बना रहे, क्योंकि अगर स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो स्टीम ज्यादा हीट नहीं ले जा सकता, वाटर ज्यादा हीट ले जा सकता है। तो इसको वाटर कंडीशन में ही रहे, इस वजह से मैंने उसको प्रेशराइज कर दिया। जैसे मैं प्रेशराइज कर दूंगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है वाटर का 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इनसाइड टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतनी हीट जनरेट हुई, बट वाटर बॉइल नहीं हो रहा है, क्योंकि वाटर को मैंने क्या किया है, प्रेशराइज किया है। प्रेशराइज होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। यानी इनसाइड टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी भी वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है। उसका फायदा क्या होगा कि लिक्विड स्टेट में हीट को ज्यादा ले जा सकता है, हीट की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हीट ट्रांसफर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वेपर वेपर अगर हीट लेके जाता है तो हीट ट्रांसफर की एफिशिएंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। इसलिए मुझे उसको में क्या रखना पड़ता है, लिक्विड स्टेट में रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। क्यों प्रेशराइज्ड है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है। और क्यों हैवी वाटर है, क्योंकि हैवी वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें नेचुरल यूरेनियम से काम करना है। आई होप क्लियर है सबको। इसको नहीं, ऑब्वियसली होगा कंक्रीट वॉल से, बट वो नहीं होगा। यस, नहीं, यहाँ कोर एरिया तो होगा ही होगा। उसमें तुम्हें क्या करना पड़ता था, जहां टरबाइन भी होता था उसको भी हमें क्लोज रखना पड़ता था। इसमें टरबाइन में तुम्हारे पास रेडिएशन नहीं पहुंचेगा। और क्यों नहीं कुछ पहुंचेगा उसका तुम्हें रीजन पता है ना। क्योंकि यहाँ वाला जो वाटर फ्यूल के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, वो कभी इस वाले वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। वो किसमें घूमता है, एक पाइप्स में। राइट, क्लियर है। हाँ हाँ, Water to turbine, the water and it's not safe for the turbines. नहीं टरबाइन बेटा लिविंग बीइंग नहीं, तो ऑब्वियसली, बट वहां प्रॉब्लम रेडिएशन से क्या है कि आसपास के जो ह्यूमन वर्क कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो हम टरबाइन को भी क्या करेंगे, चारों तरफ से कंक्रीट से घेर के रख देंगे। अब टरबाइन इटसेल्फ उसको अगर रेडिएशन मिल रहा है तो एज सच टरबाइन के साथ प्रॉब्लम नहीं है। काफी टाइम के साथ कुछ होगा भी तो हम टरबाइन चेंज कर देंगे। बट हमें ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है ना। तो ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको सील कर देंगे चारों तरफ से, कंक्रीट वॉल एंड सो ऑन। ये हम किसमें करेंगे, BWR में। और PHWR में हम नहीं करेंगे। PHWR में और सेफ्टी हो सकती है, जैसे जो नॉर्मल सेफ्टी हम लोग रखेंगे वो रखेंगे, बट रेडियो एक्टिव का प्रॉब्लम नहीं है। और रेडियो एक्टिव का प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों नहीं है, तुम्हें शायद ये वाला तुम देखो समझ में आएगा। ये देख, यहाँ से क्या है ना, कि पाइप से ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, ये वाटर इसी में घूम रहा है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया, PHWR एंड PHWR। इसीलिए इंडिया में अब कहानी दूसरी शुरू होती है, आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट। अब कहानी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी, और थोड़ा सा दिमाग लगा। ये इंडिया का पहला रिसर्च रिएक्टर है, 1954 में आया। नाम था इसका, बनाया किसने, बार्क ने बनाया। क्या है बार्क, ये एशिया का पहला रिएक्टर था। इसके लिए मैंने नाम लिया है रिसर्च रिएक्टर। रिसर्च रिएक्टर का मतलब क्या है कि रिसर्च रिएक्टर होने का मतलब है कि भाई देश अभी आजाद हुआ है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में काम चल रहा है, किसमें, न्यूक्लियर एनर्जी में काम चल रहा है।
इंडिया को भी पता है हम लोग अभी आजाद हुए हैं, और होमी जहांगीर बाबा जैसे लोग थे हमारे पास, जिनकी वजह से आगे दिया जो भी है, उन जैसे लोगों की वजह से ही है। तो इनको पता था कि फ्यूचर में हमें न्यूक्लियर रिएक्टर लेके आना पड़ेगा। भाई फ्यूचर में अगर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाओगे, ठीक है, उसको क्या होगा, मैन पावर को तुम क्या करोगे, ट्रेन करना पड़ेगा। भाई पूरा रिएक्टर है तो इंजीनियर्स को ट्रेन करोगे, टेक्नीशियन को ट्रेन करोगे, किस तरीके से काम करता है रिएक्टर, ये सारी चीजों को पहले तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा मैन पावर को, या खुद देखना पड़ेगा कि हम लोग खुद से कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे। इस वजह से रिसर्च रिएक्टर बनाए गए। रिसर्च रिएक्टर का याद रखना, रिसर्च रिएक्टर का काम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना नहीं है कमर्शियल लिमिट पे, वो सिर्फ ये देखना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, और मैन पावर को हम क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। These are the रिसर्च रिएक्टर्स। रिसर्च रिएक्टर होने का यही मतलब है। ओके, ये इंडिया का ही नहीं, एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर था 1954 में, इसका नाम था अप्सरा। ठीक है, लाइट वाटर था, क्या था, लाइट वाटर। नाइनटीन 1962 में हमको एक रिसर्च रिएक्टर दिया कनाडा ने, नाम था साइरस। साइरस का पूरा नाम था कनाडा इंडिया, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। क्या है नाम है इसका, साइरस। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये हैवी वाटर में काम करता था। अब मेरे पास दो ऐसे रिएक्टर हो गए जो उस टाइम पे दोनों दोनों तरीके की टेक्नोलॉजी थी। उन दोनों तरह की टेक्नोलॉजी में हमने अपने मैन पावर को क्या किया, लाइट वाटर मींस बॉइलिंग वाटर, अगर इसको हम इसमें अगर ट्रेंड हो गए दैट मींस इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में काम कर सकते हैं, या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हमें मिलेगा तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा वाला था साइरस। साइरस मिलने का मतलब क्या हुआ, हमें यूटिलिटी सर्विसेज, इसका मतलब क्या है कि हैवी वाटर में भी हम काम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास दोनों तरीके की टेक्नोलॉजी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो चुका था। 1962 याद रखो, एनपीटी अभी नहीं आया है, ये दिमाग में रखना, एनपीटी 70 में आया है। जो ये कहानी चल रही है अभी एनपीटी से होने के पहले है। 1962 में इंडिया ने यूएसए से बोला कि हमें एनर्जी बढ़ानी है, हमें रिएक्टर चाहिए। अभी एनपीटी नहीं था, इस तरह की कोई भी लाइक पीटी नहीं थी। यूएसए की एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, शायद तुम लोगों ने नाम सुना होगा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं और बीटेक में जो भी सर उनके कैंपस में आती है ये कंपनी बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। जी बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिकल की। जी इंडिया को एक दो बिल्डअप हुआ है, तारापुर 1 एंड तारापुर 2। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होने लगा तारापुर 1 तारापुर 2, बीडब्ल्यूआर समझते हो, इनरिच्ड यूरेनियम, और साथ में साथ लाइट वाटर। लाइट वाटर की अवेलेबिलिटी हर जगह है, बट व्हाट, इनरिच्ड यूरेनियम। अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें इनरिच्ड यूरेनियम भी देते रहेंगे। अब बीडब्ल्यूआर को जो फ्यूल की जरूरत थी वो क्या थी, इनरिच्ड यूरेनियम की, और इनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। बीडब्ल्यूआर अमेरिका ने दिया और साथ में प्रॉमिस किया कि हम तुमको फ्यूल यानी इनरिच्ड यूरेनियम भी देते रहेंगे। ये दोनों काम चलने थे, बट इंडिया को हमेशा से पता था कि हम न्यूक्लियर, जब एनपीटी नहीं भी था तब इंडिया को पता था कि हमें कभी ना कभी न्यूक्लियर टेस्ट तो करने पड़ेंगे, और अगर न्यूक्लियर टेस्ट हुए इनरिच्ड यूरेनियम हमें अमेरिका क्या करेगा, सैंक्शन। तो इंडिया कभी भी रिलाई नहीं किया बीडब्ल्यूआर में। इंडिया को हमेशा लगा कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बीडब्ल्यूआर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। बीडब्ल्यूआर हमेशा ये क्या डिमांड करेगा, इनरिच्ड यूरेनियम,
और इनरिच्ड यूरेनियम कहां से मिलेगा तुम्हें? अमेरिका से मिलेगा। अमेरिका वो जब भी चाहेगा इनरिच्ड यूरेनियम की सप्लाई रोक देगा और हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसने बोला ये काम नहीं चलेगा। 1967 हमने नॉट 1967, 1965 सॉरी, 1965 से हम लोगों ने कनाडा से न्यूक्लियर रिएक्टर की डिमांड करी। कनाडा बोला कि हम आपको एक रिएक्टर देंगे PHWR। ये रिएक्टर आया रावत भाटा राजस्थान में। रिएक्टर ये बन के तैयार हुआ, कांडू टाइप के रिएक्टर इनको बोलते हैं, CANT। कनाडा इंटीरियम यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम आ जाओ। कांडू रिएक्टर कनाडा, ड्यूटेरियम एंड यूरेनियम। ड्यूटेरियम मींस क्या है समझते होगे तुम लोग? हैप्पी वाटर को अटैक करते थे। इन्होंने बोला कि चलो हम PHWR रावत वाटर में अराउंड 1972 तक ये PHWR लगभग बन के तैयार। ये PHWR लगभग बन के तैयार हुआ। अब तुम सोचोगे कि 1974 का टेस्ट क्यों हुआ या 74 में ये क्यों गया? क्योंकि तब तक PHWR आ चुका था। हमारे पास हैवी वाटर की टेक्नोलॉजी थी, PHWR आ गया। इट मींस न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे बनता है जो हैवी वाटर और नेचुरल यूरेनियम में काम करेगा, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी आ गई। इंडिया ने अपने साइंटिस्ट को बुलाया, बोला PHWR देखो, देख लिया, बना पाओगे? बना लेंगे, इंडिया है जुगाड़ू। रिवर्स इंजीनियरिंग से हमें अपने पे इतना विश्वास हो गया कि हम PHWR बना सकते हैं। अब हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, ना तो यूएस की जरूरत थी और ना कनाडा की जरूरत थी। रीजन बीइंग हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे भी तो सैंक्शन होगा। तुम सैंक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? इनरिच्ड यूरेनियम देना बंद करोगे। हम तो BWR में रिलाई कर ही नहीं रहे। कनाडा कनाडा बोलेगा भाई हम टेक्नोलॉजी तो हमने लगा दी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम जा रहे हैं। PHWR लगा के कनाडा ने भी सैंक्शन लगा दिया कि हम PHWR आपको और कोई भी नया रिएक्टर देंगे ही नहीं PHWR लगा के। इंडिया ने बोला मत, इसको चाहिए। हमारे इंजीनियर्स ने PHWR कैसे बनता है, ये रिएक्टर कैसे चलता है, एक एक चीज रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखी और अगले कई सालों में 15 से 18 PHWR इंडिया में खुद खड़े कर दिए। जहां भी देख लो, रावत भाटा के दूसरे, चाहे कैगा तुम देख लो, चाहे नरौरा तुम देख लो, या कुडल कुडल देख, जो भी तुम देख लो, जितने भी PHWR लगे हुए हैं वो कौन से लगे हुए हैं? इसकी कॉपी है। क्योंकि हम सीख चुके थे PHWR कैसे बनता है। अब तुम बताओ 1974 में जो टेस्ट हुआ वो 1974 में ही क्यों हुआ? अभी तक समझ में आ गया ना? क्योंकि पता था PHWR आ चुका है। अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जानते हैं कि जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट होगा यूएसए भी सैंक्शन लगा देगा और कनाडा भी सैंक्शन लगा देगा। BWR की तो कहानी खत्म हो गई, इसलिए तो हम उसमें रिलाई नहीं कर रहे हैं। अब तुमने PHWR लगा दिया है, हम तो इसको देख के जितने भी चाहेंगे PHWR बना लेंगे। और अगले कई सालों में इंडिया ने ढेर सारे कैगा, जहां पर भी तुम्हें देख रहे हो न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो सारे के सारे क्या है? इंडिजिनस है। इंडिया का सिर्फ दो पहला BWR जो हमने बाहर से लिया, यूएसए से लिया, एक PHWR ये रावत भाटा 1, ये क्या था? बाहर से लिया। इसके अलावा जितने न्यूक्लियर रिएक्टर है सारे के सारे क्या है? इंडिजिनस है, इंडिया ने खुद बनाया है। कुछ अभी रिसेंटली रशिया ने लगाया है, उसमें हम डिस्कशन बात करेंगे। बट ये समझो PHWR जितने भी लगे इंडिया
सारे के सारे इंडिजीनियस है। यहां तक क्या क्लियर हो गया? एनीवन, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछा जा सकता है। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना तेरे को? ठीक है। अब क्या चाहिए था? साइरस रिसर्च रिएक्टर से मेरे को प्लूटोनियम मिल रहा था, मुझे पता था प्लूटोनियम ही चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। PHWR मिल चुका था, पता था कि अब हमारे इंजीनियर्स को इतना विश्वास है हमें कि अब हमें कभी भी अ, बाहर से रिएक्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी। ये जो चीज तो चाहिए थी। बट यार ये जरूर है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, बट इंडिया ने कभी भी ये नहीं बोला है कि मुझे जो न्यूक्लियर टेस्ट में देखी है प्लूटोनियम किस रिएक्टर से मिला है, ये इंडिया ने कभी भी नहीं बोला। क्लासिफाइड नहीं किया है, ठीक है, क्लासिफाइड ये किसी को नहीं पता, बट आई थिंक यहाँ सब लोगों को ऐसा लगता है। और वट एवर, अभी खैर उसमें बात नहीं करना चाहिए, जब इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर नहीं किया कि इतने कहाँ से बात करना चाहिए। आई होप यहाँ तक की कहानी सबको समझ आ गई। ओके, चलो आगे चलते हैं। ऑपरेशन स्माइल होता के बाद मैंने भी प्राइम मिनिस्टर हुए बाद में, ठीक है, सबने कोशिश करी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बंद किया। सारे प्राइम मिनिस्टर कोशिश करते रहे, राजीव गांधी ने भी कोशिश करी, ठीक है। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव है, पीओपी क्राइसिस का जो समझते होंगे तुम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट उस टाइम फील्ड या टेस्ट नहीं कर पाया। फाइनली 1998 में ऑपरेशन शक्ति प्राइम मिनिस्टर कौन था? इसके बाद से इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, लेटर पार्ट में तुम लोग सुनोगे। अभी इतना सुनो 1998 में। हाँ बोल बोल बोल। इनके एक फेमस डायलॉग, हाँ, इस टाइम पे तो बहुत बवाल हुआ बहुत। 1998 में ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति होने के बाद जब भी हुआ, अगले दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ल्ड मीडिया को बुलाया और बोला कि अब हम लोग न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, यानी पूरे वर्ल्ड मीडिया को बुलाकर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। 1974 में जो चीज हम लोग ओपनली नहीं बता रहे थे, 1998 में पूरे वर्ल्ड मीडिया को बुला के, मैं ऑडिबल हूँ राइट? 1998 में पूरे वर्ल्ड मीडिया को बुलाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि नहीं, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, लोगों ने न्यूक्लियर वेपन बनाई है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना दिया, ठीक है। कैसे बनाया क्या नहीं बनाया वो अलग कहानी है, ठीक है, बट बना दिया। तो इसके बाद धड़ाधड़ सैंक्शन, किस तरीके के सैंक्शन सोच सकते हो? एनएसजी का सैंक्शन लगा। एनएसजी ने बोला न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, समझते हो तुम लोग? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है? ये कार्टेल जिसके पास टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके का न्यूक्लियर से रिलेटेड, इंडिया को उसने पूरी तरह से बैन कर दिया। इंडिया को कोई भी नई टेक्नोलॉजी और यूरेनियम की रिक्वायरमेंट होगी नहीं देंगे, या किसी भी तरीके की कोई भी चीज उसको नहीं दी जाएगी। यूएसए ने क्या बोला? यूएसए एकदम खार खा गया। यूएसए ने बोला कि इंडिया को किसी भी तरीके का एड और लोन नहीं मिलेगा, चाहे आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक से हो, किसी भी तरीके का लोन इंडिया को नहीं मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए यूएसए ने। इसरो और डीआरडीओ में भी सैंक्शन लगा दिए, ये बोलना भाई साहब हमारी क्या गलती है, तो इनमें भी सैंक्शन लग गया। इस तरीके से ढेर सारे सैंक्शन लगे।
जो आर्थिक हो सकते थे, मतलब आर्थिक थे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड थे, किसी तरीके से यूएसए ने पूरे इंडिया को बैक, ये बैकआउट चलता रहा। हमें ना तो यूरेनियम मिल रहा था ना कोई, इसी के साथ 2005 में सीपी आया। इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऑपरेशन ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट होने का मतलब क्या है, पहले सुन लो। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट रखा कि 63,000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2032 तक, 63,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2032 तक न्यूक्लियर से आनी चाहिए, न्यूक्लियर से। बाद में समझ में आके ज्यादा हो गया, उन्होंने बोला चल 27,000 तो बना ही नहीं है। 27,000 भी ज्यादा लगने लगा तो फाइनल ये डील हुई कि भाई 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग न्यूक्लियर से बनाएंगे। 2032 का टारगेट दिया गया। पहले एक चीज समझ लो, व्हाट इज द मेगावाट। अगर मैं मेगावाट बोलता हूँ तो समझ पाते हो ना व्हाट इज दिस, कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी है। 10 to the power 6 obviously, ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा समझ लो बस, उसके बाद इसमें भी आ जाऊंगा, नहीं तो जिंदगी में भी है गीगावाट एंड बॉस। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है, कितने रुपए यूनिट है, डोमेस्टिक बताओ। नो, एक यूनिट का कितना रुपए लगता है, 9 रुपीज। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी होने का मतलब क्या, कितनी इलेक्ट्रिसिटी तुम कंज्यूम करो कि एक यूनिट हो जाएगा। ये फैन कितनी देर तक चलाओ या ये लाइट कितनी देर तक चलाओ कि 1 यूनिट बिजली खत्म हो जाएगी। चार्ज लगता है वो यूनिट को लगता है, देख लो। एक यूनिट को बोलते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आवर, दिस इज व्हाट 1 यूनिट। यानी 1,000 वाट, 1 किलोवाट मीन्स 10 टू द पावर 3। 1 किलोवाट मीन्स 1,000 वाट। 1,000 वाट की चीज को तुम 1 घंटे चलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। अच्छा, तुम लोगों को वो याद है पुराने जो बल्ब होते थे येलो वाले, 100 वाट 60 वाट पुराने टाइप के, काफी पुराने, 100 वाट 60 वाट होते थे, और एक 100 वाट का बल्ब, ठीक, उस तरीके के 10 बल्ब, कितना हो गया, 1,000 वाट। उसको अगर तुम 1 घंटे चलाओगे क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। यानी 10 बल्ब 100 वाट वाले 1 घंटे चलेगा तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, यानी 9 रुपया तुम्हारा चला जाता है। हालांकि तुलना में इसकी तुलना नहीं होती है, बट अगर जो रूम हीटर होते हैं जो गर्म करते हैं कमरे को, क्योंकि वो कितने के होते हैं, अराउंड 1,000 वाट के। यानी अगर रूम हीटर आप 1 घंटा चलाते हो तो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम कर लिया, यानी 9 रुपए आपके खत्म। पहले ये समझ में आया, ओके। मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें 1 किलोवाट का आएगा, ठीक, दिस इज नॉट 1 किलोवाट। मेगावाट होने का मतलब क्या है, पावर, ठीक है, उसका 1,000 तो ना, दिस इज नॉट। मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। आगे चलते हैं यार। हाँ,
न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक। तो बोला गया कि जब तुम्हारा फाइनल टारगेट है 22,500, क्यों ये टारगेट बढ़ रहा है, मतलब क्यों हमें ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो पॉपुलेशन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। हमारा मोदी जी बोलते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेंगे, ठीक है। अगर मुझे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, ठीक है, तो जो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन अभी है वो 10 टाइम्स होना पड़ेगा। नाउ यू गॉट इट। जो मुझे नहीं पता कि पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन कितना है अभी, पर मैं ये बता सकता हूं कि अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तुमको बनना है तो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन 10 गुना होना पड़ेगा। जापान, जर्मनी उन लोगों से 25-25 गुना है उनका पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, तभी इतने डेवलप्ड है। नाउ यू गॉट इट। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम कहाँ से पूरी करेंगे भाई? कोल से तो जानते हो, ग्रीन हाउस एंड ऑल दीज थिंग्स, तो हमें कहीं ना कहीं तो इसमें जाना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी महंगी है, तो ये अच्छा तरीका हो सकता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। अब तुम बोलोगे कि सर यही क्यों, सोलर में फोकस करो। भाई सोलर के लिए 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तुम्हें 2.5 हेक्टेयर चाहिए। इतने में न्यूक्लियर पावर प्लांट बन के तैयार हो जाता है कहाँ जिंदगी इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। क्या इसमें कंपैरिजन हम लोग करेंगे? यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2019, क्या इंडिया को अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहिए या उसको स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस सारी चीजों के बारे में 2019 में से जब ये क्लास खत्म होगी तो तुम्हें इतना समझ चुके होंगे कि वो आंसर तुम ऐसे ही देख सकते हो। एनी हाउ हम लोग शुरू करते हैं। तो कहानी थी 22,500 की, बट इंडिया ने बोला कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। इतने रिसोर्सेज नहीं है तो हमें क्या चाहिए? हमारे पास सिर्फ एक रिसोर्स था, PSWR और यूरेनियम, जो झारखंड में मिलता है, मेघालय में मिलता है, बट अच्छी क्वालिटी का नहीं है। किसी ने मेरे से पूछा था तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अब हमें नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, एनरिच्ड यूरेनियम भी चाहिए, नई नई तरीके के रिएक्टर आ चुके हैं इतने सालों में, नए रिएक्टर भी चाहिए। तभी जो रिक्वायरमेंट है 22,500 की तभी हम पूरा कर सकते हैं, या पॉपुलेशन को जितनी एनर्जी डिमांड है तभी हम पूरा कर सकते हैं। हम डिस्परेटली कोशिश कर रहे थे कि हमें ये सारे टेक्नोलॉजी मिले, ठीक। अब प्रॉब्लम है ये टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिल रही है क्योंकि एनएसजी ने हम पे लगा रखा है, अमेरिका ने लगा रखा है और एनएसजी ने सेंक्शन लगा रखा है। 2005 में दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। 2005 में मिस्टर कौन थे प्राइम मिनिस्टर? मनमोहन सिंह, यूपीए वन। इनके जो कार्यकाल था उसमें शायद मैं ये बोलूंगा कि सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था 2005 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। ये 2005 में स्टार्ट हुई और 2008 में फाइनलाइज हुई। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील क्या था? अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना हम लोगों को कि ये हुआ, ऐसे हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना। 2005 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि ये डिप्लोमेटिक अचीवमेंट इंडिया का बहुत बड़ा था, ठीक है। दिस इज व्हाट द डिप्लोमेसी इज। हमने यूएस को कन्विंस कर लिया, आप हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दें, आप हमें टेक्नोलॉजी दें। सुनाई दे रहा है ना? न्यूक्लियर रिएक्टर भी दें, टेक्नोलॉजी भी दें, एनरिच्ड यूरेनियम भी दें। क्या क्या यूएस ने प्रॉमिस किया, पहले ये सुन लो। न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट में यूएसए ने प्रॉमिस किया न्यूक्लियर फ्यूल, अगर एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी तो हम एनरिच्ड यूरेनियम भी देंगे, यूएसए ने बोला। दूसरा था न्यूक्लियर रिएक्टर एंड टेक ट्रांसफर।
रसिया ने और कंट्रीज को भी कन्विंस किया, वो यूएसए ने, तो रसिया ने बोला कि हम इंडिया को 12 रिएक्टर देंगे। 12। अच्छा, यूएसए ने बोला कि हम 6 देंगे, और फ्रांस ने बोला कि हम भी कितने देंगे, 6 रिएक्टर इंडिया को देंगे। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, EMR, enriched and enriched and repurposed to ध्यान रखो, इसे मुझे तो नहीं आ रहा। Reprocessing इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और तो कुछ प्रोमिसेस नहीं। न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट होने का मतलब है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ यूएसए इसको कन्विंस किया कि आपने जितने भी सैंक्शन लगाए हैं वो हटा दीजिए, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है, और यूएसए ने हटा भी दी। इवन वेवरिंग मिल गई मुझे एनर्जी से, जो पहले सैंक्शन लगा के रखा था एनर्जी ने, वो सैंक्शन भी हटा दिए गए ओनली फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया को ये प्रॉमिस किया गया, दिस इज व्हाट द डिप्लोमेसी, इंडिया को ये प्रॉमिस किया गया कि हम न्यूक्लियर फ्यूल भी देंगे, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी देंगे, और तुम्हें टेक्नोलॉजी भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और साथ में साथ इनरिच्ड ENR टेक्नोलॉजी। व्हाट इज दिस इनरिच्ड एंड रीप्रोसेसिंग? इसमें इस वर्ड का मतलब तुम समझते हो, ठीक है, रीप्रोसेसिंग होने का मतलब क्या है, सुन लो। ये फ्यूल रॉड, ये फ्यूल रॉड चाहे इनरिच्ड हो चाहे क्या हो, नेचुरल हो, यूरेनियम, दोनों में क्या रहेगा, यूरेनियम 235 भी रहेगा और यूरेनियम 238 भी रहेगा। ठीक है, जब इसको तुम एज ए फ्यूल यूज कर रहे हो, कहां पर, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये क्या करता रहेगा, फिशन करता रहेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा जितना भी था, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो फिशन करता चला जाएगा, तो धीरे धीरे यूरेनियम 235 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बट साथ में साथ क्या बन रहे थे, न्यूट्रॉन्स भी बन रहे थे। वो न्यूट्रॉन्स सिर्फ इसको पेनिट्रेट नहीं कर रहे थे, यूरेनियम 238 को भी पेनिट्रेट कर रहे थे। तो इसको पेनिट्रेट करने पे तुमको समझ कहां गया, यूरेनियम 238 इससे क्या बनता चला गया, प्लूटोनियम 239। ये समझ में आ रहा है ना सबको, यूरेनियम 238 से क्या बनेगा, प्लूटोनियम 239। और प्लूटोनियम 239 ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको फेंक दिया जाए, इसके भी यूज है। तो जो इसको बोला जाता है स्पेंट फ्यूल रॉड। व्हाट इज स्पेंट फ्यूल रॉड? जब यूरेनियम 235 खत्म हो चुका था, होता है यानी इसका फ्यूल खत्म हो गया, क्योंकि फ्यूल क्या था, यूरेनियम 235। जब वो खत्म हो गया तो जो रॉड बचती है उसको बोलते हैं हम लोग स्पेंट फ्यूल रॉड। ठीक, इसमें अब क्या है, यूरेनियम 235 तो बचा नहीं है, क्या है इसमें, प्लूटोनियम 239। और क्या रहा, कुछ इंप्योरिटीज होंगी, कई सारी इंप्योरिटीज रहती हैं, जीनॉन और इस सब की। अब मैं इस स्पेंट फ्यूल रॉड को एक केमिकल में घोल रहा हूं, केमिकल में डाल दे रहा हूं। केमिकल में डालने के बाद मैंने जो इंप्योरिटीज थी उसको हटा दिया। कई सारी रेडियो एक्टिव इंप्योरिटीज हो सकती है, जीनॉन की हो सकती है, कई सारी रहती है, ठीक है, उन इंप्योरिटीज को हटा दिया और उससे प्लूटोनियम 239 बाहर निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड इनरिच्ड एंड रीप्रोसेसिंग। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लूटोनियम बेस्ड पर है, और ये प्लूटोनियम हमें कहां से मिलता है, ऐसे मिलता है।
अपने न्यूक्लियर बॉम्ब जो थे प्लूटोनियम बेस्ड थे। प्लूटोनियम कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है रीप्रोसेसिंग करके, स्पेंट फ्यूल रॉड से रीप्रोसेसिंग करके क्या पा सकते हैं? प्लूटोनियम पा सकते हैं। अब प्लूटोनियम फिसाइल है, इससे तो चाहे हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, और फिसाइल है तो हम इससे चाहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन करेंगे, और उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम करेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, जो मैंने बताया 2026 में बोल रहे हैं यहाँ के कैबिनेट पेपर्स कि वो क्रिटिकलिटी के करा जाएंगे। चाहिए क्या था प्लूटोनियम। तो अमेरिका ने हमसे ये तीन चीजें, अमेरिका फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड ये नहीं बोला कि सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर, बोला कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम क्या करेंगे, तुम्हें ट्रांसफर करेंगे, राइट। इसके बाद ईएनआर, इनरिच्ड एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी, ये भी क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे तुम्हें, या देंगे। ठीक है। अब देखो एकदम सही पॉइंट पे एकदम सही क्वेश्चन तुमने पूछा, वेरी गुड। देख, आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी चीज फ्री गिफ्ट नहीं होती। कुछ दे रहे हो तो तुम्हें कुछ मिलना चाहिए। 2005, अगर तुम लोगों को पता हो, एक क्राइसिस हुई थी यूएसए में जिसको बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस, शायद इकोनॉमिक्स वाले तुम्हारे टीचर कभी आया होगा। 2000 नहीं भी होगा तो चलेगा। क्राइसिस होने का मतलब है रिसेशन, समझते हो इकोनॉमिक टर्म में। रिसेशन होने का मतलब ये है कि जब आपकी डिप्रेशन तो पढ़ा ही होगा ना 1949, जब डिप्रेशन पढ़ाएगा तो तुम्हें रिसेशन भी समझ में आता होगा। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हो जाती है स्लो डाउन, दिस इज व्हाट द रिसेशन। एक बहुत बड़ा रिसेशन अमेरिका को घेर के रखा हुआ था 2005 में, जिसे बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। ये क्यों हुआ था, पढ़ना इंटरेस्टिंग है, बट तुम्हें मैं ऐसे बता देता हूँ कि वहां के लोगों में सेविंग करने की आदत नहीं है, सेव नहीं करते भाई, जितना पैसा मिला वो खा पी के उड़ा दिया। बैंकों से लोन ले लेके वो क्या कर रहे थे, बैंकों से लोन लिया, अपनी लाइफ स्टाइल वैसे ही रखी। जब लोन वापस करने की बारी आई तो उनके हाथ में पैसे नहीं थे, क्योंकि सेविंग नहीं थी। इस वजह से बैंक वहां पे कई सारे डूब गए थे, बड़े बड़े बैंक डूब गए, बड़े बड़े बैंक डूब गए। तो ये क्राइसिस और रिसेशन कई कंट्रीज को घेरा, बट इंडिया बचा रहा। इंडिया में रिसेशन ने उतना इम्पैक्ट नहीं डाला, क्योंकि पता है इंडिया में हमारी आदत क्या है ना, 10 रुपए कमाएंगे तो 5 रुपए खर्च करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए क्या करेंगे, अपनी बचत में रख लिया, बैंक में डाल दिया। तो ये रिसेशन इंडिया को नहीं छूके गया था। 2005 में अमेरिका में ये सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं इसे, व्हाट सब प्राइम। और ये आदत न होती ना तो इंडिया में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। लोगों के माँ पिता लोग ये आदत डाल के रखे थे, इस वजह से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, और भी। आज अभी तो बात अलग है, बट पहले और भी कंडीशन वैसी रहती थी। एनी हाउ आते हैं सब प्राइम क्राइसिस। अगर एक कंट्री, मुझे खुद बताओ, एक कंट्री में अगर इकोनॉमिक रिसेशन है, अगर इकोनॉमिक रिसेशन है तो उस कंट्री को क्या चाहिए होगा डेस्परेटली? पैसा। जितना तुम इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करोगे उतना ही रिवाइव होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, डिमांड क्रिएट करेंगे। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझते हो। डिमांड क्रिएट करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, पैसा। रिसेशन से ऊपर निकल जाने में और भी फैक्टर्स है वो तुम लोग समझो, बट पैसा जरूरी है कि इकोनॉमी में हम पैसा क्या करें, इंजेक्ट करें। एक रिएक्टर की कीमत 15,000। नो यू गॉट इट। यूएसए ने ये डील क्यों करी? सब प्राइम क्राइसिस से जूझ रहा था, 6 रिएक्टर का प्रॉमिस किया था। 6 रिएक्टर होने का मतलब है 90,000 करोड़ रुपए, अराउंड 1 लाख करोड़ रुपए। किसी भी रिसेशन पीड़ित कंट्री में अगर तुम 1 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट कर दोगे, उसको क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगी। समझ में आया? ठीक है। ये पहला रीजन था सब प्राइम क्राइसिस की वजह से कि यूएसए एग्री हुआ इन सारी टेक्नोलॉजी के लिए, फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन ये था इंडिया, तो यूएसए हमेशा से चाहता है चाइना को काउंटर करे इंडिया, और चाइना जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी को इंडिया
तभी काउंटर कर सकते हैं जब ये खुद में ताकतवर बने, और खुद में ताकतवर बनने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दो चीजें थी। इसको यूएसए उठा रहा था किस लिए, क्योंकि चाइना को काउंटर कर सके, है ना, चाइना को काउंटर करना जरूरी है यूएसए की। नाउ यू गॉट इट ना, कि ये देख इस तरीके से डिप्लोमेसी की जाती है। ये क्यों जरूरी था कि इंडिया को सैंक्शन से हटाया जाए, क्योंकि चाइना ग्रुप था, सी जिनपिंग आ चुके, सी जिनपिंग आ रहे थे, ठीक है। 11 जिनपिंग कौन तो बोल गया था एक बार मेरे को, कहीं तो कर गया था मैं उसको। 11 जिनपिंग एनीहो। तो अभी तुम्हें आंसर मिला बेटा, दो चीजों की वजह से, एक तो सब प्राइम क्राइसिस से हम लोग जूझ रहे थे, और दूसरा एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए कोई कंट्री तो हो, जब तुम्हारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, एनर्जी नहीं होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इंडिया के पास एनर्जी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो डिफेंस बजट बढ़ेगा, डिफेंस बजट बढ़ेगा तो इंडिया चाइना की तरफ भी सोच सकता है, और फ्यूचर में उस स्थिति में भी आ सकता है कि हम दोनों कॉन्फ्लिक्ट में फंसे और यूएस से बीच में। Just give me that. Oh, yeah. Okay. आगे सुनो। इंडिया के लिए उन्होंने कुछ शर्त रखी कि हम तो दे रहे हैं बट कुछ शर्त है तुम्हारे लिए। imposed moratorium, self-imposed moratorium, regional protocol, regime plan, चार इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इंडिया को एनएसजी से वेवर मिला, या जितने भी सैंक्शन लगे हुए थे सारे सैंक्शन हटा। यूएसए ने बोला कि मैं ये सारे सैंक्शन हटा रहा हूँ, सारी टेक्नोलॉजी तुमको दूंगा, तुम्हें बस ये चार चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। चार चीजें क्या है, सबसे पहला है सेल्फ इम्पोज्ड मोराटोरियम। इस वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज को स्थगित कर देना या रोक देना। हमने अपने आप से 1998 में जब ये ऑपरेशन शक्ति हुआ, ऑपरेशन शक्ति के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे वर्ल्ड मीडिया को ये बताया कि ये जो न्यूक्लियर वेपन हमने बनाया है ये किसी को अटैक करने के लिए नहीं, टेटरेंस के लिए। टेटरेंस मींस कि लोग हमसे इस वजह से कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना करे, या इसको मैं वर्ड बोलूं अभी तुम्हारे लिए समझ पाओगे कि सेल्फ डिफेंस के लिए बना दिया है, कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कोई कंट्री नहीं करे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यही बोला कि न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो हम लोगों ने बनाया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव किसी के ऊपर अटैक करना नहीं है, किसी को डराना नहीं। 2 मिनट, हाँ, किसी को डराना नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि मैं सेल्फ डिफेंस कर सकूं, या इसको बोलते हैं डेटरेंस। डेटरेंस मीन्स कि लोगों को पता हो कि मेरे पास भी न्यूक्लियर अटैक है, कोई एक बार अटैक करने से पहले मुझे इस बात सोचे दिमाग में कि मेरे पास भी न्यूक्लियर अटैक है। हाँ, अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी डिस्कस करने के लिए चल मैं तुझे बता देता हूँ। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी 1998 में ही क्या हुआ है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी देखा था, ठीक है। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब ये होता है यार कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे। वही तो अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे थे, जब कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा तब मैं जाकर उसको ऊपर अटैक करूंगा।
पर ये याद रखना, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अगर है आपके पास, इट मींस कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपकी स्ट्रांग होनी पड़ेगी, है ना। लोगों को ये तो पता है कि भाई इंडिया कभी भी पहला अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियर अटैक, बट ये भी तो हो सोच सकता है कि यार इंडिया के सारे न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दो, तो ये दोबारा सेकंड स्ट्राइक कर ही नहीं पाएगा। तो याद रखना, इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इसी वजह से लेकर आया क्योंकि उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तुम एक बम मेरे ऊपर मारोगे, मैं तुम्हारा पूरा देश खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। और क्यों है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी? न्यूक्लियर ट्रायड, कल मैं बात कर रहा था, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, मैं तीनों जगह से अटैक कर सकता हूँ। मैं चाहूंगा तो अग्नि से अटैक कर सकता हूँ, चाहूँ तो आईएनएस अरिहंत से अटैक कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ओके, इंटरेस्टिंग जल्दी छोड़ो। देखिए यार, सेल्फ इम्पोज्ड मोराटोरियम होने का मतलब ये है कि 1998 के ऑपरेशन शक्ति के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि हम जो न्यूक्लियर टेस्ट करना था कर चुके हैं, ठीक है। यानी मेरे कंट्री के पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, बट मैं फ्यूचर में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करूंगा। इस सेल्फ इम्पोज्ड मोराटोरियम कहा जाता है। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को ये चीज करने के लिए, इसका मतलब ये था कि मैं पूरे वर्ल्ड को बता सकूं कि हम लोग एक पीसफुल कंट्री है, ठीक है, पीसफुल कंट्री है। और हमने क्या किया है, न्यूक्लियर बम बनाए हैं, किसके लिए? डिटरेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए है, किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं है। तो हमने जितना न्यूक्लियर वेपन बनाना था वो न्यूक्लियर वेपन बना लिया। अब मेरे पास इतने न्यूक्लियर वेपन है कि मैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है हमारे पास, हम अटैक करेंगे, यानी डिटरेंस के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो मुझे अब और न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है। इस वजह से मैंने क्या किया है, सेल्फ इम्पोज्ड मोराटोरियम बना लिया है कि इंडिया फ्यूचर में कोई नया न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, राइट, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसकी सोवरेनिटी कहीं से डैमेज नहीं हो रही है या वो कंप्रोमाइज्ड नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में, और वॉट एवर, जानते हो पॉलिटी तुम लोग पढ़ चुके हो, सोवरेनिटी का मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में अगर कहीं पर भी खतरा आ रहा है तो ये सेल्फ इम्पोज्ड मोराटोरियम मैं भूल जाऊंगा और मैं नॉन न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा, ठीक है। अब शायद तुम इसमें कंफ्यूज हो, व्हाट इज द न्यूक्लियर टेस्ट एंड व्हाट इज द न्यूक्लियर वेपन। इट्स समथिंग लाइक दैट। तुम सोचोगे कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन भी नहीं बना सकता, अब तो सेल्फ इम्पोज्ड मोराटोरियम में बना सकता है। जितने चाहे इंडिया न्यूक्लियर वेपन अभी भी बना सकता है, बट वो न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं कर सकता। यू गॉट इट ना। अब मैंने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया है, हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा, पहले जो मैंने किए हैं वो छोटे किए हो सकता है, अब मुझे और बड़े न्यूक्लियर बम बनाने हैं। मैं बना तो सकता हूँ बट उसको टेस्ट नहीं कर सकता। टेस्ट करने का मतलब ये है कि यार ये पता चला मैंने फेंक दिया, वहां पे जाके पुश हो गया, हाँ भेजा है संगाई ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई, सदैव शांति हो और वहां जाके कहानी का तो टेस्ट से ही तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो सही है, क्योंकि हजारों जैसी चीजें होती है। टेस्ट करने का मतलब है कि ये पूरी तरह से तैयार है अटैक करने का। तो इंडिया अभी भी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, बट उसको टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को हमें ये बताना था कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हमारा काम किसी के ऊपर अटैक करना नहीं है। दैट्स व्हाई सेल्फ इम्पोज्ड मोराटोरियम, ठीक। सेकंड, पहले सेपरेशन प्लान पढ़ो, इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सेपरेशन प्लान हाँ, टेस्ट को कंट्रोल्ड सिचुएशंस में होता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना होते हैं। तो हमने पहले को भी किया, वो कंट्रोल्स इसमें किए हाँ। तो उससे क्या मैं बेटा समझ नहीं पाया, देख हमने पोखरण 2 में की, हो गया, पता चल गया कि टेस्ट हो गया है। अब आजकल तो सैटेलाइट इतने एडवांस है, आप रोक भी नहीं सकते, हमने टेस्ट कर लिया पूरे वर्ल्ड को पता तो चल गया, ठीक है।
अब हमने बोला कि अब हम नहीं करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं, यानी हमारे पास ऐसे बम है जो किसी के ऊपर अटैक करेंगे, वो कंट्री क्या हो जाएगी, यानी अब हमारे पास बम है। हमने अब ये बोला है कि हम फ्यूचर में अभी नहीं करेंगे, हम फ्यूचर में कोई भी नया न्यूक्लियर टेस्ट नहीं, नया न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते इंडिया, चाहे वो कहां पर हो, सरफेस में हो, चाहे सरफेस के नीचे हो, फर्क नहीं पड़ता, बट नया न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया ने खुद ही बोला है कि अभी हमें जरूरत नहीं है, सेल्फ इम्पोज मोरेटोरियम लगा के रखा है। अब तुम दोबारा से मेरे से क्वेश्चन पूछो। उससे थ्रेट क्या है दूसरे कंट्रीज को अगर हम कर चुके? अच्छा, अगर हम नया टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि हम बहुत बड़े बम बना दें, पूरा यूरोपीय में खत्म करना है तो हालांकि थोड़ा सा रिस्पेक्टिव है तो वैसा ऑब्वियसली नए बम आता हूँ सेपरेशन प्लान, ठीक है। सेपरेशन प्लान होने का मतलब ये है कि जब रिवर मिला मेरे को एनर्जी से, तो एनर्जी ने बोला कि मैं आपको सब कुछ दूंगा, टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए वो भी इतना मिल जाएगी, और इनवेस्ट यूरेनियम भी चाहिए वो भी मिल जाएगा। इंडिया ने मेरा थैंक यू, और क्या चाहिए था मेरे को। हाँ, बट कहानी ये बोला है एनर्जी ने कि आपको एक शर्त माननी पड़ेगी, मेरा इनवेस्ट यूरेनियम मैं अगर आपके पास भेज रहा हूँ, उसका कुछ गलत यूज तो नहीं करेंगे कि एनपीटी आपने साइन नहीं किया है तो आईएईए के ऑफिसर, एनपीटी आपने साइन नहीं किया है तो आईएईए के ऑफिसर आपकी कंट्री में तो जा नहीं सकते, फिर भी आप चाह रहे हैं कि मैं न्यूक्लियर रिएक्टर भी दूं और आपको इनरिच्ड यूरेनियम भी दूं। अगर मैं दोनों दे रहा हूं तो आप कहीं उसका मिसयूज तो नहीं करेंगे। तो आप पहले ये प्रॉमिस करिए कि आईएईए के ऑफिसर को आप इंस्पेक्शन करने देंगे, जहां जहां भी हमारे रिएक्टर होंगे वहां पर आईएईए के ऑफिसर इंस्पेक्शन करने जा सकते हैं, और जहां जहां भी इनरिच्ड यूरेनियम आपने लिया है, जहां भी यूज करोगे वहां पर भी आईएईए के ऑफिसर जा सकते हैं। इंडिया ने बोला यार बात तो तुम्हारी सही है, अच्छा तो तुम दोगे नहीं, बट बोला कि मैं आईएईए के ऑफिसर को अपनी कंट्री में हर जगह तो नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मैं न्यूक्लियर वेपन बनाया हुआ है मैंने, अभी तो चलो सेल्फ इम्पोज मोराटोरियम है, बट फ्यूचर में मुझे फिर से न्यूक्लियर वेपन बनाने पड़ेंगे, और ये आईएईए के ऑफिसर हर जगह बैठे रहेंगे। इंडिया ने बोला कि नहीं, इस तरीके से मैं नहीं आने दूंगा। तो कुछ बात हो कि कैसे एक सोल्यूशन में हम लोग पहुंचे, व्हाट इज द सॉल्यूशन इसका। इंडिया ने बोला कि हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स जितने भी हैं, इन फैसिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर, ठीक है। कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर को कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर को मैं सिविल नेचर का बोलूंगा, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर, और कुछ को मैं बोलूंगा मिलिट्री। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने जब वेवरिंग दी तो उसने बोला कि देखो मैं इनरिच्ड यूरेनियम तो दे रहा हूँ, इंडिया ने बोला कि फाइनल सोल्यूशन ये है कि भाई तुम इनरिच्ड यूरेनियम दे रहे हो, जहां जो भी इनरिच्ड यूरेनियम दे रहे हो वो मैं कहां पर यूज करूंगा, सिविल रिएक्टर्स में यूज करूंगा। मेरे मिलिट्री रिएक्टर्स में से ये एकदम अलग, आईएईए के ऑफिसर आएंगे भी तो सिविल रिएक्टर्स में उनका वेलकम है, बट मिलिट्री रिएक्टर्स में आईएईए के ऑफिसर नहीं जा सकते। यही है सेपरेशन प्लान, और इसी से क्वेश्चन पूछे गए। यानी आईएईए के ऑफिसर अगर इंडिया आते हैं तो इंडिया के मिलिट्री रिएक्टर्स में नहीं जा सकते, बट सिविल रिएक्टर्स में जा सकते हैं, क्योंकि सिविल रिएक्टर्स क्या है, चाहे तो इनरिच्ड यूरेनियम भी यूज करते हैं, या फिर चाहे तो टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, और व्हाटएवर भी। तो 2005 के आसपास टोटल 22 रिएक्टर्स थे इंडिया के पास, कैगा और सबके नाम तुम्हें पता है। आउट ऑफ 22, 14 सिविलियन नेचर के घोषित किए गए और 8 मिलिट्री नेचर के घोषित किए गए, और इंडिया ने कभी भी ये बताया नहीं है कि कौन से 8 मिलिट्री हैं, पर आइडिया लगता रहता है, ठीक है। कौन से 8 मिलिट्री है, उसमें एक ध्रुव रिएक्टर भी है, जो रिसर्च रिएक्टर है, एक टाइप का, जैसे हम लोग अप्सरा पढ़ रहे थे उसी तरह से ध्रुव रिएक्टर भी था, आगे बनाया। तो ध्यान से सुनो, एनएसजी से
ये रिएक्टर है, ये मैंने कहां से लिया है, इंपोर्ट किया है। सपोज इसको इंपोर्ट किया है, और फ्यूल क्या कर रहा हो तुम, इंडियन है। कभी भी आईएईए के ऑफिसर यहां पर जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज क्या थी, इंपोर्टेड थी। और कहां से आई है, एनएससी कंट्री से आई है। तो आईएईए के ऑफिसर यहां पर जा सकते हैं। रिएक्टर इंडियन है, फ्यूल इंपोर्टेड है, यानी इनरेस्ट गैस। तभी भी आईएईए के ऑफिसर यहां पर जा सकते हैं। समझ में आ गया। अब रिएक्टर भी इंडियन है और फ्यूल भी इंडियन है। ये वालों तुमको घुसने नहीं दूंगा। दिस इज व्हाट मिलिट्री रिएक्टर। समझ में आ गया तुम्हें। यानी सिविलियन वाले नेचर के जितने भी रिएक्टर हैं, इनका प्राइमरी काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, नथिंग एल्स। मिलिट्री रिएक्टर्स जो भी हैं, इनका काम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, और यहाँ से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाना चाहेंगे तो हम बना सकते हैं, बट आईएईए इसमें एंटर नहीं कर पाएगा। दिस इज व्हाट द सिचुएशन। समझ में आया? 14 and 8। कल बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा, ऐसा क्यों होगा। आज सबको तुम्हें आंसर मिल रहे होंगे इन सब चीजों के। एक्चुअली ये क्यों हुआ थे, मैं तभी बता रहा था कि सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा जब भी मैं तुम लोगों को न्यूक्लियर ऑपरेशन हिंदी में पढ़ा दूंगा। अब तुम लोग इस समय से कोई ऐसा है जिसके पास जो क्वेश्चन है पूछ सकता है, जो कल जो क्वेश्चन थे। तेरा रह गया चेरनोबिल का। वो वाला बीच में इंडिया को किस चल आता हूँ। सेपरेशन प्लान अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी में, जरा कुछ चेक करो। अच्छा, ये चीज और मैं बता दूं, फिर 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये और रह जाएगा सेफगार्ड और सेल्फ इम्पोज मोरल वेव। समझ में आ गया। सेपरेशन प्लान तुम्हें समझ में आ गया। एडिशनल प्रोटोकॉल का होने का मतलब ये है कि इंडिया वही है एडिशनल। यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एडिशनल प्रोटोकॉल का ये मतलब नहीं है कि हिडन साइट में भी आ सकते हैं। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने एनपीटी साइन नहीं किया है, और फिर भी उसको बाहर से क्या मिल रही है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, या एनएसजी से टेक्नोलॉजी मिल रही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडिया के पावर है, देश से बड़ा सही है, काम जहां पे भी जरूरत पड़ती है हो जाता है। अकेला ऐसा कंट्री है जिसने एनपीटी साइन किया हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके पास, फिर भी उसको टेक्नोलॉजी मिल रही है। आईएईए के ऑफिसर आ रहे हैं तो सर्टेन जगह पर जा रहे हैं, बाकी जगह पे नहीं जा रहे हैं। ये अकेला एकमात्र इंडिया ऐसा कंट्री है। एडिशनल प्रोटोकॉल यहाँ पर दूसरे सेंस में नहीं है। दूसरे सेंस में एडिशनल प्रोटोकॉल कैसा था कि उस कंट्री की किसी भी लोकेशन पर आईएईए के ऑफिसर जा सकते थे, डिक्लेयर्ड और हिडन। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में एडिशनल प्रोटोकॉल होने का मतलब है कि आईएईए के ऑफिसर कहां पर जाएंगे, सिविलियन न्यूक्लियर पर जाएंगे, मिलिट्री में नहीं जा सकते। यानी ये कंप्लीट एडिशनल प्रोटोकॉल इंडिया के लिए नहीं। क्लियर है क्या मतलब? ठीक है। हाँ किस thing? इंडिया को तो साथ हाँ, तुम क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे पूछ रही हो आज के बाद। एक ये बात है बेटा, 2005 से स्टार्ट हुआ। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ था, और यूएसएसआर अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। प्रॉब्लम थी सिर्फ चाइना की। चाइना का जो तुम ग्रोथ देख रहे हो ना, ये पिछले 15 साल का हुआ। सी जिनपिंग आने 11 जिनपिंग के आने के बाद चाइना इतना स्ट्रांग नहीं था, और अभी भी यूएसए इतना स्ट्रांग है, जो भी पॉलिसीज होंगी उसकी जैसा भी चाहेगा मोल्ड कर सकता है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, कोई बोल पाया नहीं। ईरान का अटैक कर दिया, कोई बोल पाया, गलत किया सही किया और वॉटेवर भी।
ये नहीं पता, कोई बोल पाएगा क्या? तो जिसके पास पावर है उसकी पॉलिसीज चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें एक चीज और बताना था मुझे, फिर आगे चलता हूँ। तो कुल मिला के बेटा कोई नहीं बोल पाया, सब लोग राजी हो गए क्योंकि अमेरिका ने बोला था, क्योंकि अमेरिका की जरूरत थी। अमेरिका इज स्ट्रांग। समझ में आ रहा है? कौन बोलता? एनएसजी और भी तो चाहिए ना, फिर सैंक्शन लगा के बैठे हुए भाई, एनएसजी को भी तो मार्केट बेचना है, एनएसजी भी तो इंडिया बड़ी मार्केट। बिल्कुल नहीं, तब नहीं था इतना पावरफुल, नहीं था चाइना बेटा। अभी पिछले 15-16 साल में जब से 11 वाले आए हैं तब से थोड़ा सा चाइना ज्यादा पावरफुल हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया है, पहले नहीं था उतना। और अभी भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो यूएसए को अफोर्ड कर सके। क्या कुछ चीजें अभी और रह रही थी मेरे को। आगे बढ़ता हूँ। तुम्हारे क्वेश्चन का भी मैं आंसर दूंगा। सेपरेशन प्लान में हो गया, एडिशनल प्रोटोकॉल। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एडिशनल प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि सिर्फ आईएईए के ऑफिसर्स आ सकते हैं सिर्फ उन्हीं जगह पर जिनको इंडिया ने क्या घोषित किया है, सिविल रीजन डिक्लेयर किया है, वहीं पर ही क्या हो सकते हैं, आईएईए के ऑफिसर जा सकते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट 2010। व्हाट इज द न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट? न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट होने का मतलब क्या है? लाइबिलिटी एक्ट के लिए यूएसए ने बोला कि तुम लाइबिलिटी एक्ट बना लो, पर इंडिया ने कुछ अलग तरीके का लाइबिलिटी एक्ट बनाया। इंडिया ने बोला देखो जो भी तुम लोग न्यूक्लियर गेम दे रहे हो, अगर ऑपरेशनल प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम हुआ और डिजास्टर हुआ या एक्सीडेंट हुआ, तो जो लोग मरेंगे उनको कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। और अगर एक्सीडेंट और डिजास्टर मशीनरी फॉल्ट में हुआ या आपने जो रिएक्टर दिया है उस रिएक्टर में किसी कमी की वजह से डिजास्टर हुआ या एक्सीडेंट हुआ, लोग मरे, तो कंपनसेशन देने का काम किसका होगा? आपकी कंपनी का। दिस इज व्हाट न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट। एक यूएसए वो देना नहीं जानता, लेना जानता है। उसने बोला नहीं, हम एनएलए एक्ट को नहीं मानते। एंड बिलीव मी, जितने रिएक्टर मैंने बताया थे 22 रिएक्टर्स में से एक भी रिएक्टर आज इंडिया में नहीं है। नॉट अ सिंगल रिएक्टर उन 22 में जो प्रॉमिस्ड था, आज तक भी एक रिएक्टर नहीं है। रशिया वाला पहले का रिएक्टर, उसमें भी मैं आंसर, नॉट अ सिंगल रिएक्टर इंडिया में आया। न्यूक्लियर जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बाद जितने भी प्रॉमिस्ड थे, एक भी नहीं। रीजन भी पहला तो सबसे बड़ा ये रीजन था एनएलए एक्ट 2010। उसके बाद 2011 में एक प्रॉब्लम और हो गई जिसको बोलते हैं फुकुशिमा डिजास्टर। ठीक है, फुकुशिमा जापान में एक जगह है, ठीक है, वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ था। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिजास्टर हो गया, वो किसी तरीके से रेडिएशन लीकेज हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो। जो भी रिएक्टर्स आने वाले थे ये खबर पूरे इंडिया में फैल गई। तो जो भी रिएक्टर किसी भी जगह में आने वाले थे, पुलन हो चाहे आगरा हो चाहे जहां पर भी हो, जिस जगह पे भी लगाने की कोशिश कर रहे थे वहां के लोग जमीनों में लेट लेट के प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने पूरी तरीके से कि नहीं हमारे जगह पे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल डाली कि हमारी जगह पे नहीं होगा। अरे भाई, फुकुशिमा होने का वजह अलग था। अभी मैं फुकुशिमा बता देता हूँ, चाहे अगर हम डिस्कस करेंगे। फुकुशिमा पावर प्लांट है तो जानते हो जापानीज इन सब चीजों में तो आ ही रहा है कि पावर प्लांट को उन्होंने घेर के रखा हुआ था और आइडिया लगाया कि अगर सुनामी आते, सुनामी की हाइट मैक्सिमम जाएगी कितना, 6-6.5 मीटर की। 6.5 मीटर मैक्सिमम उन्होंने सोच के रखा था। और अजीब सी चीज हुई कि उसी 2011 में एक सुनामी आई जो हाइट कितनी थी उसकी, 7 मीटर। 7 मीटर पानी कहाँ पर चला गया? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चला गया। ठीक है,
एक सिस्टम था कि जैसे ही पानी वानी आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। इलेक्ट्रिसिटी बंद होने का मतलब है कि कूलेंट का वर्किंग बंद हो गया। कूलेंट मतलब यहां से जो हीट को वहां पर लेकर जा रहा था, पर कंट्रोल रॉड नहीं हट पाया। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती रही, फिशन रिएक्टर रिएक्शन होती रही, बट कूलेंट उसको हटा नहीं पा रहा था हीट को। धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर राइज करने लगा। टेम्परेचर राइज हुआ तो तुम्हारा कोर क्या हो गया, मेल्ट कर गया। कोर मेल्ट हो गया तो कहानी हो गई। तो मैं इसको बोलूंगा कि एक नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, सुनामी की वजह से हुआ। अब इंडियन वाले सोच रहे हैं कि भाई जब फुकुशिमा में हुआ है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है, हम कपड़े खोल के एकदम प्रोटेस्ट करेंगे, है ना, हम नहीं करने देंगे हमारे बच्चों का भविष्य एंड सो ऑन। बट उनको पता होना चाहिए कि इंडिया काफी प्रोटेक्टेड है। अगर तुम ज्योग्राफी समझते होगे तो रिंग ऑफ फायर समझते होगे, पैसिफिक रिंग है, ठीक है। इंडिया में ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। कितना है, इंडिया ने बना रखे हैं 9 9 मीटर की वॉल बना रखे हैं, कितना भेजोगे भाई, तो पानी कितना बड़ा है। और उतनी बड़ी सुनामी अगर आ गई तो पूरा इंडिया वैसे ही खत्म हो जाना है, कोस्टल बेल्ट। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का सुनामी अलर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7 मिनट के अंदर, विद इन 7 मिनट वो सब कुछ खाली करवा सकता है अगर सुनामी आने वाला हो। हालांकि अभी एडवांस हो गया है। ये सारे फैक्टर्स हम लोग के हर डर रहे थे कि ऐसा होगा एंड सो ऑन। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। दिस इज व्हाट द फुकुशिमा में ये हुआ था 2011। तो दो रीजन थे कि एक तो एनएलए समझ गए होंगे तो, एक कंपनसेशन वाला, कोई भी यूएसए ने फिर कोई भी रिएक्टर नहीं दिया। और दूसरी चीज ये प्रोटेस्ट तो जाहिर सी बात है कि नहीं होने वाला था। प्रोटेस्ट का बड़ा इशू चल गया था, लोग लगातार प्रोटेस्ट में बैठ रहे थे, ठीक है। ये दो चीजें हुई थी। और सीखते जाओ। 2010 ये दो मैं बात करूं 2008 की, ठीक है। हाँ, एनएलए एक्ट आ गया 2010। इसके बाद यूएसए ने बोला कि इंडिया तो हमारे साथ खेल गया, तो हम भी थोड़ा सा इंडिया के साथ खेले। उसने बोला कि बाकी सब तो ठीक है, बट जो इन्वेस्टमेंट और रीप्रोसेसिंग, ये जो टेक्नोलॉजी थी ये हमें नहीं मिलेगी। ये तभी मिलेगी जब तुम ज्वाइन करोगे एनएसजी, ठीक है। आंसर सुनना, तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। उसके बाद एनएलए एक्ट के बाद अमेरिका पलट गया और अमेरिका ने बोला कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी थी अभी जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, समझ रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये तुमको नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें पाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनएसजी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब एनएसजी एक कार्टेल है 48 मेंबर्स का। और नया मेंबर को अगर आना है तो 48 के 48 मेंबर्स क्या होने चाहिए, अपने राजी होने चाहिए। तभी 38 मेंबर्स इंडिया के राजी थे, और चाइना के बैकअप वाले 10 कंट्री राजी नहीं हुए। इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिली। अब तुम बोलोगे कि इंडिया को एनएसजी का मेंबरशिप चाइना क्यों अपोज किया, रीजन भी, इंडिया को अगर एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाएगी, इंडिया मतलब ऑथोराइज्ड हो जाएगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री को बेचने के लिए। मैंने बोला श्रीलंका में क्राइसिस हुई, रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो किसके पास जा रहा है, चाइना के पास। क्योंकि उन्हीं से तुम्हें टेक्नोलॉजी मिल सकती है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी होगी, और वो सारे के सारे कौन से मेंबर है, एनएसजी है, ठीक है। इंडिया को भी अगर अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी कंट्री को बेचना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एनएसजी का मेंबर होना पड़ेगा। अब सपोज चाइना ने इंडिया को एंटर हो जाने दिया होता, एनएसजी का मेंबर हो जाने दिया होता, तो ये जो श्रीलंका गया है चाइना के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, अगर इंडिया भी एनएसजी का मेंबर होता
तो हमारे पास है ना PHWR, तो हम 10 साल से सीख रहे हैं, बना है। यूरेनियम हमारे पास भी है। तो हम बोलते हैं कि चाइना तुम हमारे पास आओ, सस्ता हम तुम्हें रिएक्टर बना के देंगे और साथ में यूरेनियम देंगे। इसको चाइना को क्या होता है, लॉस होता है, जाहिर सी बात है। इंडिया को फायदा होता है। दूसरी चीज, सुपर पावर चाइना को भी बनना है, सुपर पावर इंडिया को भी बनना है। और कंट्री तभी भी सुपर पावर बनेगी जब दूसरी कंट्री उसके इन्फ्लुएंस में रह रही है। नहीं तो सुपर पावर होने का मतलब क्या है? सुपर पावर होने का मतलब यही है कि दूसरी कंट्रीज हमारे इन्फ्लुएंस में रहेंगी। अभी जो श्रीलंका चाइना के पास जाएगा, इंडिया भी तो डेस्परेट है, सुपर पावर बनेगा। हमारे पास भी तो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास आ जाओ, हमसे ले जाओ। दिस इज व्हाट, इस वजह से चाइना ने इंडिया का अपोज किया कि तुम एनर्जी की मेंबरशिप नहीं लेने देंगे। नाउ ये समझ में आने की बात है। अच्छा, मेरा और क्या रह रहा था बताने के लिए तुझे? हाँ ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पूछो आप तो इस तरीके का रूल है, एनर्जी के मेंबर होंगे तभी टेक्नोलॉजी। आप दूसरी कंट्री खरीदेगी, रिलायबल नहीं है, आप दूसरी कंट्री खरीदने लगेगी तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा। कौन खरीदेगा? तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, कौन खरीदेगा कंट्री? तुम एनपीटी साइन कियो, तुमने तो एनपीटी साइन किया, तुम ऐसे कैसे खरीद लोगे? तुम कहीं से भी खरीदोगे तो आइए, ये क्या ऑफिसर भी तो बैठे हैं, वो देखने आएंगे कि तुमने क्या खरीदा है, क्यों खरीदा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। NSE का visit होना SPP को इंडिया ने was not in favor of बात वही है कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री होगी जिसने एनपीटी साइन नहीं किया है, फिर भी उसको एनर्जी की मेंबरशिप मिलेगी। देख, इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने एनपीटी साइन नहीं किया है, फिर भी क्या हो रहा है, उसे टेक्नोलॉजी मिल रही है। जब इंडिया ने वहां पर तुम्हें मोल्ड कर दिया, तो इंडिया एक दिन ये भी मोल्ड करेगा कि हमें एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाए विदाउट साइनिंग एनपीटी। ये तभी भी मोल्ड करेगा। यूएस के साथ था, जैसे कंट्री के से 30 कंट्रीज कैसे और बात वही इन्फ्लुएंस की है बेटा, हम इस तरह का इन्फ्लुएंस डाल सके। 30 कंट्रीज तो हमारे इन्फ्लुएंस में हुई गई थी, यानी हमारा डिप्लोमेटिक टाइप्स इतने अच्छे थे यूएसए के साथ कि हमने बाकी होते। कोई ऐसा भी दिन आएगा तो कुछ इन्फ्लुएंस हम लेके एनर्जी की भी मेंबरशिप। बट याद रखना, एनर्जी की मेंबरशिप इंडिया उसी शर्त पर लेगा कि एनपीटी हमें नहीं, एनपीटी कभी भी इंडिया साइन नहीं करेगा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इंटीग्रिटी सिटी ये बात की चीजें हैं यार, ये सब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड की, ये इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी डिनायल रेजीम। आएगा वो भी। ठीक है, टीसीआर होता है, टीसीआर इंडस्ट्री पर। तो हाँ, क्वेश्चन है कोई कुछ प्लीज, समझ में आ रहा है? सेपरेशन प्लान हो गया, लाइबिलिटी एक्ट हो गया। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा था तुम लोगों से, इनफैक्ट दो क्वेश्चन थे, पूछ लो फिर। 2018, देखिए कब हुआ, 2008 में ही हुआ था, और क्वेश्चन यूपीएससी ने कब पूछा है, 2018 में। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, in the Indian context, what is the implication of, in the Indian context, what is the implication of ratifying the additional protocol with the IAEA, with the IAEA? Option number 3, the country will have, the country will have the privilege, the country will have the privilege to buy uranium from NSG
Option number B, the country automatically becomes a member of NSG. The country automatically becomes a member of NSG. Option number C, the military nuclear installation come under the inspection of IAEA. Option number D, the civilian nuclear reactors come under IAEA safeguard. आंसर देखो 2018 में पूछा गया है। हाँ डी, एक ही एक है ऑप्शन डी। आंसर इज डी। क्या एनएसजी से हम ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट वो कोऑपरेशन एग्रीमेंट की वजह से ले रहे हैं ना। एडिशनल प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिक थिंग। एडिशनल प्रोटोकॉल होने का मतलब है आईएईए के ऑफिसर आपके यहाँ पर आएंगे, और कहाँ पर आएंगे? सिविलियन में आएंगे। किसी को डाउट कैसे तुमने अभी भी कोई डाउट है? हाँ कुछ क्लियर है? समझ में आ गया सबको? तुम्हें भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन और देखो, 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स, 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जो तुम एग्जाम दोगे, ऐसा समझो कि उसके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया क्या है, और 2020 में पूछा गया है। इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स in India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguard? IAEA safeguard, while others are not. While others are not. ऑनलाइन वाले हैं क्या? ऑनलाइन है स्टूडेंट्स? ओके, लेट मी चेक। ओके, वेट, चलो आंसर करो यार। पहला है ऑप्शन नंबर ए, सम यूज यूरेनियम एंड अदर्स यूज थोरियम। Some use uranium and others use thorium. Option number B, some are operated by foreign enterprises. Some are operated by foreign enterprises and others are operated by domestic enterprises. Option number C, some use imported uranium. And others use domestic supply. Option number D, some are state-owned, STATEOWN. Some are state-owned and others are privately owned. सुनाई दे रहा है ना सबको? Some use state-owned and others are privately owned. आंसर करो प्लीज। ठीक है, समझ कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। साइंस टेक इंटरेस्टिंग रहेगा, पढ़ते रहो।
जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्टर है सारे इंडिया कंपनी है, पीसीआई न्यूक्लियर पावर प्लांट प्राइवेट कंपनी सब वो जरूर आ गया है, बट जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो सारी की सारी सामने डिस्कस काम इनसे ऑपरेट करना है समथिंग डिफरेंट। मैं बाहर से पूरे का पूरा रिएक्टर भी मैं यूएसए से लेकर आता है, ठीक है, चलेगा, बट उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? फॉरेन एंटरप्राइज तो ऑपरेट नहीं कर रही है। एक बार इंडिया में आ गई तो उसको ऑपरेट करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एनपीसीआईएल का। तो उसमें प्राइवेट कंपनी जो उसको ऑपरेट नहीं करती है, सिंगल रिएक्टर। I